छात्रों, आश विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के आखिरी लेसन द्वादशा पाठा अन्योक्त्या के विषय में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, अन्योक्त्या का संधि अगर हम करते हैं तो अन्य प्लस उक्ति प्लस य, ठीक है। तो अन्य प्लस उक्त्या या अन्य प्लस उक्ति कह लीजिए। तो अन्य यानी दूसरों के माध्यम से और उक्त्या यानी कही गई बातें। तो छात्रों, दूसरों के माध्यम से कही गई बातों को ही हम क्या कहते हैं? अन्योक्त्या, ठीक है। तो अन्योक्त्या क्या होता है? दूसरों के माध्यम से कही गई उक्तियां। तो छात्रों, संस्कृत साहित्य में एक विधा अन्योक्ति भी कहलाती है, जिसके अंतर्गत किसी की प्रशंसा अथवा निंदा, निंदा अर्थात बुराई और प्रशंसा तारीफ, ठीक है। तो प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहाने से की जाती है। मतलब उसको शो नहीं किया जाता, जाहिर नहीं किया जाता कि हम किसकी तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ या बुराई हम उसकी करते हैं, ठीक है। तो किसी भी बहाने से की जाती है। प्रस्तुत पाठ में इसी प्रकार की 7 अन्योक्तियां का संकलन किया गया है, जिसमें राजहंस, कोयल, चातक, माली, तालाब आदि के माध्यम से मानव को यानी हम मनुष्यों को सद्वृत्तियां यानी अच्छी आचरण, अच्छे व्यवहार एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या किया गया है? पक्षियों और तालाबों के माध्यम से अब अच्छी आदतों एवं अच्छे आचरण को, अच्छे कर्मों को करने का संदेश दिया गया है। तो छात्रों, आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वादशा पाठा अन्योक्त्या का प्रथमा भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय, पद्यांशों का हिंदी में पद्यांशों का अन्वय, हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ एवं संधि विच्छेद एवं प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। तो आइए देखते हैं छात्रों पाठ परिचय को। अन्योक्ति अर्थात किसी की प्रशंसा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अन्योक्ति यानी दूसरों के माध्यम से कही गई बातों को हम लोग क्या कहते हैं? अन्योक्ति कहते हैं। तो अन्योक्ति अर्थात किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहाने से करना। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी की बुराई और किसी की बड़ाई दोनों हम किसी अप्रत्यक्ष रूप से यानी किसी के बहाने से करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? अन्योक्ति कहलाती है। तो जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है, तब वह पाठकों के लिए अधिक ग्राह्य होती है। ग्राह्य मीन्स ग्रहण करने योग्य होती है। तो यहाँ वो छात्रों बता रहा है कि जब किसी प्रतीक यानी किसी चिन्ह के माध्यम से किसी के गुणों की प्रशंसा या दोष यानी बुराई की जाती है, तब वहां पर पढ़ने वालों के लिए अधिक ग्रहण होता है। यानी वो समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि हम सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ जोड़ते हुए उसका बात कर रहे हैं। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही 7 अन्योक्तियों का संकलन है, जिनमें राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, सरोवर तथा चातक के माध्यम से मानव को सद्वृत्तियों एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। सद्वृत्तियों यानी अच्छे आचरण के लिए और अच्छे कर्मों, सत्कर्मों यानी अच्छे आचरण कर्मों के लिए लगे रहने का संदेश दिया। प्रवृत्ति यानी लगे रहना, डूबे रहना होने का संदेश दिया गया है। तो छात्रों, यहाँ पर श्लोकों के माध्यम से हमको अन्योक्तियां कही गई हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 1। ध्यान से सुनिएगा छात्रों। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, न सा बक सहस्त्रेण परितस्तीर वासिना। क्या बोल रहा है छात्रों?
कि एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक सहस्रेण परितस्तीर वासिना। नाउ छात्रों, आपको मालूम है कि श्लोक का सरलाद करने के लिए हमको क्या किया जाता है? अन्वय करना होता है। और अन्वय करने के लिए कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण और उनकी अन्य विभक्तियों को एक पंक्ति में नियोजन करना ही क्या कहलाता है छात्रों? अन्वय कहलाता है। तो श्लोक का अन्वय देखिए छात्रों। एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत परितः तीरवासिना, संधि कर दी गई है, परितः तीरवासिना बक सहस्त्रेण सा न भवती। शोभा को ब्रैकेट में दिया गया। ठीक है, तो छात्रों यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। अन्वय के माध्यम से ही हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, बाकी तो शब्दार्थ आपको समझ में आता ही है। एकेन यानी एक, राजहंसेन यानी राजहंस के द्वारा। राजहंस किसको कहते हैं? हंस को कहते हैं, कि उसको राजहंस की पदवी दी गई है। तो एकेन राजहंसेन यानी एक राजहंस के द्वारा, सरसा यानी तालाब, या शोभा भवे यानी एक राजहंस के द्वारा ही पूरे तालाब की शोभा होती है। परिता तीरवासिना, परिता यानी चारों, तीरवासिना, तीर यानी तट, वासिना यानी रहने वाले। तो चारों ओर तट के चारों ओर रहने वाले, बक सहस्त्रेण यानी हजारों बक, बक यानी बगुला पक्षी, तो बक सहस्त्रेण यानी हजारों बगुले के द्वारा सा शोभा ना भवती। सा यानी वह, शोभा यानी सुंदरता, ना यानी नहीं, भवती यानी होती है। तो छात्रों, कितना सही बात कहा गया है कि एक राजहंस जो है वो पूरे तालाब की शोभा होता है। अगर किसी तालाब के किनारे एक राजहंस पक्षी आकर बैठ जाता है तो वो पूरे तालाब की सुंदरता बन जाता है। जबकि हमेशा से रह रहे, कंटिन्यूअसली रह रहे, परितः तीरवासिना, परितः यानी चारों ओर, तीरवासिना यानी तट के किनारे, तालाब के किनारे, बक सहस्त्रेण यानी हजारों बगुले, सा शोभा न होती यानी वह शोभा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि हजारों बगुले रहते हैं फिर भी तालाब की वो सुंदरता नहीं होती है, परंतु एक राजहंस अगर उस तालाब के पास आ गया तो उसकी सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ शब्दार्थ देखिए छात्रों। सरसा यानी तालाब की, परिता यानी चारों ओर, बक सहस्त्रेण यानी हजारों बगुलों से, या यानी जो, तीरवासना यानी तटवासिनी, तटवासी के द्वारा। नाउ छात्रों, संधि विच्छेद देखिए। एक पहली पंक्ति में ध्यान से देखिएगा, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। तो सरसो भवेत में संधि हो रही है, सरसः प्लस भवेत, न सा बक सहस्त्रेण परितस्तीर वासिना। परितस्तीर वासिना में संधि हो रही है छात्रों, परितः प्लस तीर वासिना। नाउ अर्थ इसका अभी मैंने आपको समझाया, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए कि एक राजहंस से सरोवर अर्थात तालाब की जो सुंदरता होती है, चारों ओर तटवासी हजारों बगुलों से वह सुंदरता अर्थात शोभा प्राप्त नहीं होती है। वही मैंने आपको समझाया कि एक राजहंस आने से पूरे तालाब में सुंदरता हो जाती है, परंतु अगर उसके चारों ओर हमेशा से रह रहे बगुले उस तालाब को सुंदरता प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है छात्रों, तो ना छात्रों, इस श्लोक के ऊपर मैंने कुछ प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं, तो उन प्रश्नों को देख लीजिए आप लोग। प्रश्न उत्तर आपके 3 प्रकार के हैं, एक पदेन उत्तर, पूर्ण वाक्य और निर्देशानुसार। तो आइए हम लोग एक पदेन उत्तर को देखते हैं। पहला, राजहंसेन कस्य शोभा भवती, यानी राजहंस के द्वारा किसकी शोभा होती है? सरसा यानी तालाब की। बक सहस्त्रेण कुत्र वसंती, यानी हजारों बगुले किधर रहते हैं? परितस तीर वासिना यानी तालाब के तट के किनारे। नाउ छात्रों, पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए।
केन सरसा शोभा भवती, यानी केन यानी किसके द्वारा, सरसा यानी तालाब की, शोभा भवती यानी सुंदरता होती है। तो एकेन राजहंसेन सरसा शोभा भवती, यानी एक राजहंस के द्वारा तालाब की शोभा होती है। ठीक है छात्रों, आपको समझ में आ गया कि एक राजहंस के द्वारा ही पूरे तालाब की शोभा होती है, यानी सुंदरता होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसारम उचितम उत्तर लिखिए। तो निर्देश के अनुसार जैसा उत्तर कहा जाए वैसा आपको देना है। तो पहला देखिए, तडागस्य इति पदस्य अत्र पर्याय कः अस्ति, यानी तडागस्य इस पदस्य का यहाँ पर पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स वर्ड क्या दिया गया है। तो क्या है, सरसा। तो सरसा इति पर्याय पदम अस्ति। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, एकेन राजहंसेन अन्योपद्यो विशेषण पदम किन, यानी एकेन राजहंसे दो शब्द लिखे गए हैं, इन दोनों शब्दों में से विशेषण यानी एडजेक्टिव वर्ड क्या है। तो क्या है छात्रों, एकेन। तो एकेन विशेषण पदम अस्ति। तो छात्रों, इस प्रश्न के साथ ही यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने पढ़ा कि अन्योक्तियां जो हैं वो दूसरों के माध्यम से कही गई बातें होती हैं, और आपके इस अध्याय में चातक पक्षी, राजहंस और तालाब और किसके, माली और बादल के माध्यम से आपके इस लेसन में श्लोकों के माध्यम से क्या किया गया है, अन्योक्तियों को कहा गया है। तो पहला श्लोक जो था वो राजहंस पर था, और ये बताया गया कि एक राजहंस जो है पूरे तालाब को सुंदरता प्रदान करता है, ना कि उसके किनारे हमेशा से रह रहे तटवासी बगुले उसको सुंदरता प्रदान करते हैं। तो छात्रों, आज का यह अंश आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।